नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल। कल एक वीडियो डाली थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, आप सबने बहुत पसंद की, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखना ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आगे करने की सोचूंगी। वैसे दोस्तों 2-2.5 घंटे में ये सिर्फ राजस्थान का भौतिक प्रदेश का एक भाग कंप्लीट हुआ है। 3 घंटे लग गए लगभग, पहले पढ़ना फिर लिखना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको शायद इसमें जो मैं 35-40 मिनट जितनी देर की भी वीडियो बनेगी उसमें आपका ये 4-5 घंटे का समय बच जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और सिंपल जो जितना मैं इसको कर सकती थी उतना मैंने करके किया है और मैं उसी हिसाब से आपको इसको समझाऊंगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। और हाँ, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक पार्ट पढ़ेंगे, फिर ये शायद ये बाकी के तो एक साथ भी हो जाएंगे, लेकिन ये अरावली और ये दो तो बड़े बड़े हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है पुराने पेपर वाली, मॉडल पेपर की बात नहीं हो रही, जो पुराने पेपर की बुक है उसको निकालना है ऑब्जेक्टिव को, ताकि आपको फिर बार बार चीज़ को फिर आपको रिवीजन नहीं करना रहेगा और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति होती है तैथिस सागर से। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति होती है तैथिस सागर से और इसकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। इसका मतलब यह है कि दो की तो उत्पत्ति हो रही है तैथिस सागर से और दो की उत्पत्ति हो रही है गोंडवाना लैंड से। जितना भी मैंने लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना बस। तो देखिए, राजस्थान में भौतिक प्रदेश को देखो कालखंड के अनुसार, अगर इसका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार बहुत बार आता है कि काल खंड के अनुसार मतलब पहले किसका वो हुआ, उत्पत्ति हुई, फिर किसकी हुई, उस आधार पर। तो सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में, आपको पता ही है। उसके बाद में दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में पूर्व के मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति होती है और अंत में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले अरावली है जो प्री कैम्ब्रियन, इसको भी याद रखना है, ये मैंने बाद में इसीलिए अलग से लिखा है कि इसको भी याद रखना है। अरावली की उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में। फिर दूसरे नंबर पर दक्षिण पूर्व पठार की उत्पत्ति होती है क्रिटेशियस युग में। पूर्व के मैदान की उत्पत्ति होती है प्लिस्टोसिन प्रारंभिक युग में और थार के मरुस्थल की उत्पत्ति होती है प्लिस्टोसिन उत्तर युग में। इन दोनों की वैसे भी उत्पत्ति यहाँ पर उससे गोंडवाना लैंड से हो रही है और इन दोनों की उत्पत्ति अरावली की और इन दोनों की उत्पत्ति तैथिस सागर से हो रही है और अरावली के और दक्षिण पूर्व के पठार की गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। सबसे पहले अरावली, फिर दक्षिण पूर्व का पठार, फिर पूर्व का मैदान और फिर थार का मरुस्थल। सबसे नया थार का मरुस्थल ही है, इसलिए इसको युवा मरुस्थल भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। ये तो हो गया जन्म के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले अरावली, दक्षिण पूर्व का पठार, 2-3 बार पढ़ेंगे एकदम से याद हो जाएगा, 2 बार वीडियो देखेंगे उसी में हो जाएगा। पूर्व का मैदानी प्रदेश और थार का मरुस्थल, दोनों तरह से पूछा जाता है, ऊंचाई के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर देखिए, सबसे ऊंचाई अरावली की है, फिर दक्षिण पूर्व के पठार की है, फिर पूर्व के मैदान की है और फिर थार के मरुस्थल में तो ऊंचाई क्या होगी। ये तो ईजी है, ये तो सरल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं और सेम ही है, एज इट इज़ सेम है दोनों का। ठीक है, अरावली, दक्षिण पूर्व पठार, पूर्व का मैदान। अब देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। थार का अब मैंने इसमें पहले ही इसलिए लिख दिया कि कल जब मैं साथ साथ लिख रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है, और आज जैसे मैंने लिखा है तो मैं आपको समझा अच्छी तरह दूंगी। जहाँ मुझे अलग से कोई मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बना के समझा भी दूंगी, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि आज लिखने वाला ज़्यादा था तो इसमें आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपका समय बहुत अमूल्य है, इसलिए।
थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। देखिए जितने भी विश्व में मरुस्थल हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा जहाँ लोग रहते हैं वो मरुस्थल है। जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा है, ये है। ईश्वरी प्रसाद ने इसको रुक्ष क्षेत्र कहा है, याद रखना है इसको। ईश्वरी प्रसाद ने इसको रुक्ष क्षेत्र कहा है, ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। राजस्थान की 40% आबादी यहाँ रहती है थार के मरुस्थल में, और भारत में स्थित थार के मरुस्थल का यह 62% हिस्सा राजस्थान में है। मतलब कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का 62% हिस्सा है, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, 40% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। जब हमारे चारों भाग हो जाएंगे तो एक साथ हम ये चीज़ एक साथ भी लिखेंगे, जो वहाँ पे और अच्छी तरह याद हो जाएगी। जन घनत्व तो सबसे न्यूनतम है, आपको पता ही है, सबसे न्यूनतम जैसलमेर का ही 17 है, और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का ही सारों का सबसे कम जन घनत्व है। ज़िले कितने आते हैं इसमें? ज़िले पहले 12 आते थे, अब 41 ज़िले बन गए, तो 16 ज़िले आने लग गए। ये हमने यहाँ पे बनाया है। ये इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा पश्चिम का मरुस्थल है। 16 ज़िले आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े सारे। जैसलमेर पूरा हो गया, बाड़मेर पहले बाड़मेर ही था, बाड़मेर के साथ बालोतरा 2 हो गए, जालोर हो गया, ब्यावर, पश्चिमी ब्यावर, फलौदी, डीडवाना, कुचामन, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। देखिए मैं आज अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक भी राजस्थान का मैप नहीं लिया है तो प्लीज़ राजस्थान का मैप खरीदिए, और राजस्थान की ज्योग्राफी मैं आपको चुटकियों में करवा दूँगी अगर आपको मैप याद होगा तो। क्योंकि देखिए अब मैं यहाँ पे पश्चिम का मरुस्थल पूछ रही हूँ, अगर आपको कोई यही नहीं पता कि कहाँ जैसलमेर है, कहाँ बाड़मेर है, कहाँ बीकानेर है, तो फिर वो क्या दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम खनिज पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, सब नक्शे से चलेंगे तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले अच्छी तरह नक्शा भरना सीख लीजिए, उसके बाद तो बहुत सरल है। ज्योग्राफी सबसे सरल सब्जेक्ट है। 16 ज़िले आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर ऑप्शन में भी आ गया तो हम कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये तो करने से रहे, क्योंकि हमको पता है कि वो इधर के हैं सारे, और इधर वाले ये ही आते हैं। 16 ज़िले हैं, याद रख लेना। रेगिस्तान का मार्च किसको कहते हैं? देखिए मरुस्थल को जो निरंतर विस्तार हो रहा है, जो मरुस्थल बढ़े जा रहा है दिनों दिन, उस प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। और जैसलमेर का नाचना गांव इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का मार्च हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। अब ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। राजस्थान में अगर आपसे ढाल पूछ रहा है कि राजस्थान में पश्चिम के मरुस्थल का ढाल क्या है, ये याद ही रखना है आपको। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व तो समझ रहे हो, उत्तर पूर्व ये हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इधर ढाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उधर से इधर आ रहा है। ठीक है, इसको युवा मरुस्थल भी कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा ही था कि ये सबसे नवीन है, इसलिए इसको युवा मरुस्थल कहते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे आपको अच्छी तरह बताऊंगी मैप में। अब इसकी विशेषताएं क्या है थार के मरुस्थल की? पहली विशेषता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है थार का मरुस्थल। याद रखना है आपको, भारतीय महाद्वीप में ऋतु चक्र को सबसे ज़्यादा नियमित करता है थार का मरुस्थल। मानसून को आकर्षित करता है। जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तापमान तो उच्च हो जाता है, और फिर वायुदाब यहाँ पर निम्न हो जाता है, तो फिर हवाएं चलती हैं इसकी तरफ, तो ये मानसून को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रेतीली बल, इसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि मानसून को आकर्षित करता है, कि जब यहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, भारत का नक्शा बनाया हुआ था मैंने, चलो आगे बताएंगे। मानसून को आकर्षित करता है। रेतीली बलुई मिट्टी पूछता है तो एंटीसोल है। एक बात याद रखना, ये सारी आपको चाहे आपके सिलेबस में मिट्टियाँ हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये याद ही रखनी पड़ेंगी चारों के चारों भागों की, किस भाग में कौन सी मिट्टी है। एंटीसोल ऐसे याद रखना कि ये थार का मरुस्थल है, ये हमारे पाकिस्तान के पास है, तो ऐसे याद रख लेना कि इधर हमारा एंटी इंसान बैठा हुआ है, एंटी देश बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो इधर कौन सी मिट्टी आएगी, एंटीसोल आएगी, ध्यान रख लेना इसको।
प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है जो यहाँ से निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, और ऐसे दक्षिण में, उत्तर से निकलती है, दक्षिण में गिरती है, ठीक है ना। वनस्पति मरुद्विद है, जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है, मेरी गारंटी है 2 से 3 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लोएस का मैदान पवनों द्वारा निर्मित मैदान है। जो पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, और उनसे जो मैदान बन जाता है उनको लोएस का मैदान बोला जाता है। अभी आपको बताएंगे कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने राजस्थान का नक्शा हो गया। देखिए 10 सेंटीमीटर रेखा है, ये सिर्फ जैसलमेर में से गुजरती है, ये याद रखना है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जैसलमेर में से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर रेखा है जो ये मरुस्थलीय भाग है, जो हमारा पश्चिम का मरुस्थल है, इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। जैसलमेर से होकर गुजरने वाली कौन सी वर्षा रेखा है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये मैप बनाओगे और ऐसे प्रैक्टिकल में बना के ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, अभी एक एग्जाम, अभी देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है, भारत पाकिस्तान को अलग करती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा याद रखना है। अभी आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर नहीं था, नहीं तो 50 सेंटीमीटर ही आता। और क्वेश्चन ये आएगा, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? ये जो वर्षा रेखा दिख रही है आपको, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं। 2 भागों में बांट रहे हैं हम मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, अभी हमने पढ़ा, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। जो शुष्क रेतीला प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिसमें बालू का स्तूप नहीं है, वो 41.50% भाग पर फैला हुआ है। बहुत देखिए, कम से कम 3 से 4 बार ये एग्ज़ाम में आ चुका, दोनों में से किसी का परसेंटेज पूछता है और लगभग इसका पूछता है, जिसमें बालू का स्तूप मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। 58.50% भाग में बालू का स्तूप है, युक्त प्रदेश है यानी मरुस्थलीय है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में 41.50% भाग पर है। शुष्क रेतीले प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर, उत्तर पश्चिम बालोतरा, पश्चिमी चूरू और बाड़मेर। ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर ये शुष्क है और यहाँ पर ये है। अब अपने यहाँ पे सीकर, चूरू, झुंझुनू तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो इधर इधर आ रहा है ना। अब इधर वही आ जाएंगे अर्धशुष्क में सारे जो इधर बचे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इधर जोधपुर, फलोदी, थोड़े थोड़े आएंगे सारे, जालोर और बाड़मेर सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये इनमें से आपको दोनों याद रखने हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50%, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50%, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बताया भी है, लेकिन आगे मैंने बहुत विस्तार से बताया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसको तो अपन बहुत बड़ा पढ़ेंगे, इसको तो पूरा पढ़ेंगे, कहानी, इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसको देखिए, बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है? यहाँ पर देखिए, पहले तो इसमें बस ये 3 ही आते थे, जैसलमेर का पोकरण, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बालोतरा। जो ये बीच में ये क्षेत्र है, ये आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, 41.50%। याद रखना है, सिर्फ ऐसे ही नक्शे बना के आपको याद होंगे, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे, ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसको ये देखिए हम्मादा कहते हैं, हम्मादा ये तीनों हैं यहाँ पर,
हम्मादा किसको बोलते हैं? पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है उसको हम्मादा बोलते हैं, क्योंकि ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और ये इसको क्या बोलेंगे? हम्मादा बोलते हैं। अब एग्जाम में आएगा हम्मादा क्या है, तो पथरीला चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो जैसलमेर का फलौदी, जैसलमेर का पोखरण आ गया और यहाँ पर फलौदी आ गई और यहाँ पर बालोतरा आ गया। ये हम्मादा है, यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आया हुआ भी है। ये राष्ट्रीय जीवाश्मोधन उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के आकल गांव में है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार अभी रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए, मरुस्थल के प्रकार पूछता है तो हम्मादा, पथरीला व चट्टानी मरुस्थल जो अभी अपन यहाँ पर पढ़े हैं। इर्ग या इसको अर्ग भी बोलते हैं। संपूर्ण मरुस्थल, महामरुस्थल को इर्ग या अर्ग बोलते हैं। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे बार बार पढ़ के। रैग मिश्रित मरुस्थल, रैग उसको बोलते हैं जो मिश्रित मरुस्थल होता है जिसमें कंकड़ पत्थर और मिट्टी सब आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य रेखीय। अब अपन ने यहाँ पढ़े हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका भाग है वहाँ पर, यहाँ पर ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, 58.50% भाग पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, दो भागों में बांट रहे हैं इसको, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य को रेखीय भी बोलते हैं, पवनानुवर्ती भी बोलते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी बोलते हैं। 3 नाम हो गए, अनुदैर्ध्य, रेखीय, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अब देखिए, ये जो बालू का स्तूप है ये पवन के समानांतर चलता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। देखिए, याद ऐसे रखना है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था जब किया था। अनुप्रस्थ में से आ रहा है तो ये समकोण की दिशा में काटता है, जैसे पवनों की दिशा के समकोण चलता है। जैसे ये समकोण है तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, पवनों की दिशा के समकोण पे चलता है और ये चलता है पवन की दिशा के समानांतर, ऐसे। जैसे ये बालू का स्तूप बन रहे हैं तो ये चलेगा ऐसे ऐसे, यहाँ पर चलेगा। ये कौन कौन सी जगह पे है? ये जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी और चूरू, पवन की दिशा के समानांतर। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सीप कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, कौन सा है? तो याद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ऐसे बालू का स्तूप बनते हैं, हवा चल रही है, ऐसे टीले बन गए और टीले में ये सीप अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ में समकोण पर ऐसे चलती है हवा। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदार शहर, चूरू, 2 बार हो गया, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर और जालौर। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पढ़ने हैं हमको। अनुदैर्ध्य में तो हमने पढ़ लिया, सीप आता है, ये सरल सा सिंपल सा है। अनुप्रस्थ पढ़ना है, इसी में है सारे। अनुप्रस्थ में सबसे पहले तो बरखान आ गया, बरखान आ गया, सबसे नुकसानदायी बरखान है, सबसे नुकसानदायी है। सर्वाधिक गतिशील रेगिस्तान का विस्तार है यहाँ पर। सबसे नुकसानदायी बरखान होता है, सर्वाधिक गतिशील रेगिस्तान का विस्तार इसी से होता है। ये सबसे ज़्यादा चलता है, गतिशील रहता है और इसमें जो गर्त बनते हैं उनको थली कहा जाता है। भालेरी चूरू वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भालेरी चूरू का नाम ही आता है, वैसे तो और भी जगह है लेकिन नाम भालेरी चूरू का ही आता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए वर्षा सर्वाधिक उत्तरदायी है। ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, सर्वाधिक। अर्धचंद्राकार इसका आकार होता है, ये अर्धचंद्राकार है। और बरखान ने भाला चला दिया, मैंने ऐसे याद किया था, ये बरखान ने भाला चला दिया। ठीक है, तो सबसे नुकसानदायी बरखान होता है। सर्वाधिक गतिशील रेगिस्तान का विस्तार इसी से होता है। इसमें जो गर्त बनते हैं उनको थली कहा जाता है। भालेरी चूरू में इसका सबसे ज़्यादा है। ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी आपसे पूछता है तो आपको बरखान ही करना है। अर्धचंद्राकार दिख रहा है। अब हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ समकोण पे काटते हैं, तो ये समकोण पे ऐसे चलती है हवाएं। ठीक है, दूसरा है तारा। तारा देखिए स्टार जैसे ऐसे बनता है,
स्टार की तरह बनता है। इसमें चारों तरफ से हवाएं लगती हैं, इधर से इधर से इधर से, इसलिए इसका ऐसा आकार बन जाता है। हवा में दिशा बदलती रहती है, कभी किधर से हवा चलती है, कभी किधर से, कभी किधर से। अब इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है। अब देखिए इसमें जैसलमेर और गंगानगर में, जैसलमेर में तो मोहनगढ़ और पोखरण में है। ये एग्ज़ाम में मोहनगढ़ और सूरतगढ़ ही पूछा जाता है। गंगानगर का तो सूरतगढ़ और जैसलमेर का मोहनगढ़। मैंने इसे ट्रिक से याद किया था, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो गचपच हो जाता है सब कुछ। तो ट्रिक लगाई थी मैंने कि मोहन की सूरत स्टार जैसी है। जो मोहन है, कृष्ण जी हैं, उनकी सूरत स्टार जैसी है, यानी कि मोहनगढ़, सूरतगढ़ और स्टार, यानी कि स्टार वाला यहाँ पर बालू का स्तूप बनता है। ठीक है। अब देखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप हेयर पिन की आकृति का होता है। ये वाला हेयर पिन की आकृति का प्रश्न सीधा सा पूछेगा तो यही पूछ लेगा, हेयर पिन की आकृति का कौन सा बालू का स्तूप होता है? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है। बरखान के ठीक विपरीत होता है। जो बरखान है उसके ठीक विपरीत होता है और संपूर्ण मरुस्थल में होता है। संपूर्ण मरुस्थल में होता है। इसका कोई एक अलग से कोई एक वो नहीं होती। अब देखिए याद, अगर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन होए तो ऐसे याद रख लेना, बोलिक पैराबोलिक है और हेयर पिन है। हेयर पिन बालों में ही लगती है, तो ऐसे याद रख लेना, हेयर पिन पैराबोलिक। सब्र काफिज बालू का स्तूप छोटे आकार झाड़ियों की तरह होते हैं और संपूर्ण मरुस्थल में होते हैं। इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। पैराबोलिक हेयर पिन बालों में लगती है, ऐसे याद रख लेना, संपूर्ण मरुस्थल में होता है। तारा मोहनगढ़ सूरतगढ़ तारा होता है, स्टार। ये सारे अनुप्रस्थ हैं। आपसे उदाहरण पूछेगा कि सीप दे देगा और इनमें से कोई सा एक दे देगा। बरखान का पूछेगा, सबसे नुकसानदायी ऐसे पूछेगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा बालू का स्तूप है? तो बरखान है। ठीक है। अर्धचंद्राकार है, भालेरी चूरू में है ये। अलग अलग कलर के स्केच कलर पेन यूज़ किए हैं, क्योंकि ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। अब देखिए यार्डन है, लहरदार होता है, इसमें से नहीं आता। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में होता है यार्डन। नेटवर्क लगातार बनते रहते हैं, नेटवर्क। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो हम मादा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर बालोतरा। जैसलमेर का पोखरण है, जोधपुर फलोदी, अब तो खुद ही एक अलग से जिला बन गया, लेकिन वो ऐसे ही नाम देगा अलग से। और हम बाड़मेर का बालोतरा। हम्मादा क्षेत्र पथरीला चट्टानी प्रदेश हम्मादा कहलाता है। अब देखिए इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो आगे हम पढ़ रहे हैं। पलाया झील, अब बालू का स्तूप जहाँ नहीं है वहाँ की बात हो रही है कि पलाया झील, रन, बालसन और खड़ीन। पलाया झील क्या है? दो बालू का स्तूप के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा जल भर जाने से जो अस्थायी झील बनती है वह पलाया झील है। यहाँ अपन पढ़े हैं। चलो दोनों तरफ बालू का स्तूप बन गए। बालू का स्तूप बन रहे हैं तो बालू का स्तूपों में मान लो इधर और बीच में खाई सी बन जाती है। जो खाई सी बन जाती है उसको निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर वर्षा का पानी भर जाता है और वर्षा का पानी भर जाने से ये झील बन जाती है, इसलिए इसको कौन से झील बोलते हैं? पलाया झील बोलते हैं। दो बालू के स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा जल भर जाने से जो अस्थायी झील बनती है वो पलाया झील कहलाती है। अब देखिए पलाया झील के बाद क्या आएगा? रन। यदि पलाया झील का क्षेत्र सूख जाता है तो वह दलदली क्षेत्र रन कहलाता है। बालसन क्या होता है? यदि यह मैदान में निर्मित हो जाता है तो वह बालसन के मैदान कहलाते हैं। याद रखना है, ये आपको ये पूरी लाइन याद रखनी है। सबसे पहले तो जहाँ वर्षा का जल भर जाता है बालू का स्तूपों में वो तो पलाया झील कहलाती है। वो बालू का स्तूप जब सूख जाता है तो वह रन कहलाता है, दलदली सा हो जाता है तो रन कहलाता है। अब वो अगर मैदान बन जाता है तो बालसन के मैदान कहलाते हैं। और अगर उनमें बिल्कुल फसल बोई जाने लग जाए तो वो क्या बोला जाता है? खड़ीन बोला जाता है। सबसे पहले पानी भर जाए तो झील है, फिर थोड़ा सा हल्का सा सूख जाए, दलदल हो जाए तो रन है, और फिर उसमें अगर अपन मैदान हो जाए तो वो बालसन है, और उसमें फसल करने लग जाए तो वो खड़ीन है। यदि इस क्षेत्र में फसल बोई जाती है तो वह खड़ीन कहलाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। मावठ किसको कहते हैं? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा गोल्डन ड्रॉप्स मावठ कहलाती है, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स रबी की फसल के लिए बोला जाता है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है और इसको गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है।
अब देखिए मावठ चक्रवात को बोला जाता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात है। लू स्थानीय पवन को बोला जाता है। लू राजस्थान में जो गर्मियों में हवा चलती है उसको लू बोला जाता है। भभूलिया वायु का एक चक्रवात होता है जो गोल 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 गोल, गांव वाले सबको पता ही होगा, भभूलिया वायु का चक्रवात होता है, जैसे गोल गोल घूमता है। पूर्वाई मानसूनी पवन होती है जो वर्षा करने के लिए होती है, पूर्व से चलती है। अब देखिए लाठी सीरीज किसको बोलेंगे? सेवण घास के मैदान है, ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी सीरीज इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लाठी सीरीज क्या है। एक बार तो शायद हमारे रीट में भी आया था, लाठी सीरीज क्या है, तो ये एक याद रखना है, भूगर्भीय जल पट्टी है। जितने भी मैंने चीज़ लिखी है एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ लिखी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। बाकी मैंने रामायण को इसमें बिल्कुल नहीं लिखा, आपको एक एक चीज़ कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है इसमें से। 2 बार देखें, 3 बार देखें, खुद लिखें, अपने नोट्स बनाएं, लेकिन फिर बार बार बस इसको पढ़ें। आपको कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ इसमें समाहित कर दिया है। और हाँ, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखिए सेवन घास का मैदान पोखरण से हनुमानगढ़ के मध्य है ये। लाठी सीरीज भूगर्भीय जलपट्टी, ये याद रखना है आपको, भूगर्भीय जलपट्टी है ये, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे ऐसे देता है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर में दिखाऊंगी मैं। सेवन घास का मैदान है ये। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर सेवन घास खाने के लिए गोडावन पक्षी यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पारिस्थितिकी संतुलन सबसे बेस्ट बन जाता है। लाठी सीरीज गोडावन का प्रजनन केंद्र कहलाता है। लाठी सीरीज को थार का नकली स्थान भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। लाठी सीरीज को थार का नकली स्थान भी कहा जाता है, याद रखना है। थार के मरुस्थल में घास, अब देखिए ये ऑप्शन में आती हैं, कई बार एग्जाम में आती हैं, और ऑप्शन में इनके अलावा कोई एक दो और दे देंगे। सेवण धामण करड़ अंजन ऐसे पूछते हैं वो कि सेवण धामण करड़ अंजन क्या है, या फिर ऐसे पूछेंगे धामण करड़ अंजन सूंगनी क्या है। फिर ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो ये थार के मरुस्थल की घासें हैं, सेवण धामण करड़ अंजन और सूंगनी, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम पढ़े थे शुष्क मैदान, यहाँ पर शुष्क रेतीले मैदान के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। अर्ध शुष्क प्रदेश में देखिए यहाँ तक तो ये आ गया, ये आ रहा है ये, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और लूनी बेसिन, या फिर इसको गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। अब देखिए घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। इसको पाट, अब ऐसे आता है कि देखो घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसे हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, इसको पाट भी कहा जाता है, पाट भी बोला जाता है। और गंगानगर हनुमानगढ़ के भाग में इसको घग्गर के मैदान को बग्गी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा वो, या तो नाली पूछ लेगा, नाली के पाट पूछ लेगा, या बग्गी पूछ लेगा। तीनों घग्गर के मैदान को ही बोला जाता है बग्गी क्षेत्र, पाट क्षेत्र, नाली क्षेत्र। याद रखना है, इसको लिख लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा। ये तो पहली बार पढ़ रहे हो, 3-4 बार पढ़े और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी तो ये तो फर्स्ट ग्रेड तक भी आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड में तो भी टाइम है। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी आपको पता ही है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग ये सब आ जाता है। बांगर प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो होता है बांगर प्रदेश, इसमें बिंदी लग रही है, एक होता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश है जो ऊपर है, ये हमारा राजस्थान है, ये वाला बांगर है क्योंकि यहाँ पर बिंदी लग रही है, और ये वाला बागर है क्योंकि यहाँ पर बिंदी नहीं लग रही। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र को बागर बोला जाता है, और बांगर बोला जाता है शेखावटी प्रदेश को। जो तोरावटी का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर जो बांगर प्रदेश है, ऊपर मान ले बिंदी ऊपर लगती है और बागर नीचे है। तोरावटी शेखावटी प्रदेश में देखो, तोरावटी शेखावटी में आंतरिक प्रवाह कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावटी बोला जाता है, ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ फैक्ट भी हैं, जो जोहड़ कच्चे कुएं होते हैं शेखावटी में, इनको अब हम शेखावटी प्रदेश पढ़ रहे हैं तो कच्चे कुएं होते हैं। दूसरा है ना शेखावटी प्रदेश, ये पढ़ो। तो शेखावटी प्रदेश में पहले तो नाम याद रखने हैं, बांगर प्रदेश याद रखना है, तोरावटी याद रखना है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं।
फैक्ट ये है कि जोहड़ कच्चे कुएं को बोला जाता है शेखावटी में, नाड़ा पक्के कुएं को बोला जाता है, और सर छोटे तालाब को बोला जाता है। बारिश का पानी जब भर जाता है तो वो छोटा तालाब बन जाता है। नाड़ा आपको पता ही होगा, घर घर के आगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, नागौरी उच्च भूमि, ऊंचाई होती है 300 से 500 मीटर। ये याद रखना है, ये अभी किसी एग्ज़ाम में आया था RPSC के, इसमें ऊंचाई पूछी थी, क्योंकि नागौरी उच्च भूमि है, उच्च भूमि है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है वो। 300 से 500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई होती है। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में है। नागौरी उच्च भूमि को हम 3 भागों में बांटते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी, है ना। तो अब एग्ज़ाम में वो आपसे पूछेगा कि मकराना, मांगलोद और जायल के अलावा एक और चौथी दे देगा कोई, यहाँ कन्फ्यूज करता है वो। तो फिर ये ध्यान रखना, नागौरी उच्च भूमि के 3 भाग हैं। आप लिख लिख के याद करोगे ना, कोई रफ पेज उठाया, उस पर लिखा नागौरी उच्च भूमि, इसको 3 भाग बांटती, ऐसे याद होगा ये। तो मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव क्षेत्र है, मांगलोद श्रेणी जिप्सम जमाव क्षेत्र, गोठ मांगलोद अपन पढ़ते हैं जिप्सम में, जिप्सम जमाव क्षेत्र है, और जायल श्रेणी फ्लोराइड क्षेत्र है। तो जायल श्रेणी क्या है, देखो, कुबड़ापट्टी, बांकापट्टी और हौज बेल्ट, नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जलपट्टी को कुबड़पट्टी, बांकापट्टी और हौज बेल्ट कहा जाता है। फ्लोराइड की वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है शरीर में, उसको कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, हौज बेल्ट कहा जाता है। नागौर से अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है उसको कहा जाता है। चौथा हमारा और लास्ट है ये, इसका मरुस्थल का लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश भी इसको बोला जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन। पाली दक्षिण पूर्वी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी बालोतरा, जालोर, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को बोला जाता है। 56 की पहाड़ियाँ, शिवाना से बालोतरा के मध्य 56, याद रखना है आपको, शिवाना से बालोतरा के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। शिवाना से बालोतरा के मध्य 56 तरीके की गुंबदाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ ये हैं, कन्फ्यूज मत होना। 56 का मैदान अभी हम माही नदी का प्रवाह क्षेत्र पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, उसमें 56 नदी नालों के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। ये 56 की पहाड़ियाँ हैं, शिवाना से बालोतरा के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये इसी में आ रहा है सारा गोडवाड़ा प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश में। नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है, जैन धर्म को समर्पित है, ये याद रखना है। पीपलोद हल्देश्वर महादेव पश्चिमी राजस्थान में, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, पूछेगा। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहलाता है और राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहलाता है। आपसे ये वाला प्रश्न पूछ सकता है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पीपलोद है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने 4 घंटे में पढ़ी हैं वो चीज़ें आपके आधे घंटे में ही हो गई। रेल और रेला किसको कहते हैं, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या रेला कहा जाता है। लूनी नदी के प्रवाह, याद रखना, सीधा पूछेगा रेल या रेला किसको कहा जाता है, तो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या रेला कहा जाता है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका जन्म होता है। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, अब तो ये नए जिले और बन गए तो फलौदी वगैरह भी आ जाएगा, और इसमें जालोर में इसको रेल या रेला कहा जाता है। नेहड़ा किसको कहते हैं, लूनी नदी में अधिक पानी आने पर खेतों में पानी पहुंचाना जल संरक्षण की विधि है, इसको नेहड़ा कहा जाता है। ग्रेनाइट पर्वत जालोर में है, ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार। ऑप्शन ऐसे आते हैं मिलान वाले, इधर 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 ऐसे। डोरा पर्वत को मिलाओ, ग्रेनाइट पर्वत को मिलाओ। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और कितनी ऊंची है, 869 मीटर ऊंची चोटी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और पहली बार में देखो थोड़ा बहुत दिक्कत आती भी है, सेकंड और थर्ड टाइम याद पढ़ के अच्छी तरह वीडियो देख के 1 बार 2 बार जितनी बार आप देखो, और फिर क्वेश्चन आंसर करना, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर कर लो, बस सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ समेट दिया जितना मैं समेट सकती थी। और वैसे आने का पूछने का कोई अंत नहीं होता, जब वो पूछेगा तो 500 पेज की भी किताब भी छोटी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो आप देखिए,
सेलेक्टेड याद करिए, सेलेक्टेड का ही टाइम है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति टेथिस सागर से होती है, अरावली की गोंडवाना लैंड से, पूर्वी मैदान के टेथिस सागर से और दक्षिण पूर्वी पठार की गोंडवाना लैंड से। अगर आपको उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम पूछता है तो सबसे पहले आएगी अरावली, उसके बाद में आएगा दक्षिण पूर्व का पठार, उसके बाद में आएगा पूर्व का मैदान और अंत में आएगा पश्चिम का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे नया है, इसलिए इसको युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। ऊंचाई के आधार पर भी सेम क्रम होगा। अरावली, दक्षिण पूर्व पठार, पूर्व मैदान, थार का मरुस्थल। अब देखिए, प्री कैम्ब्रियन युग में तो अरावली का जन्म हुआ, क्रिटेशियस युग में दक्षिण पूर्वी पठार का जन्म हुआ, प्लिस्टोसिन प्रारंभिक युग में पूर्व का मैदान का जन्म हुआ और थार के मरुस्थल का प्लिस्टोसिन उत्तर युग में जन्म हुआ। ये भी याद रखना है। इनके गोंडवाना लैंड हो गया, ये टेथिस सागर। ऐसे लिखेंगे जब याद होगा। अब देखिए 40-60% यहाँ पर 62% तो यहाँ पर वो है क्षेत्र है राजस्थान में मरुस्थल का, और जिसमें 40% लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर विश्व की। जिस किसी अगर मरुस्थल में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो थार के मरुस्थल में राजस्थान में ही रहते हैं। और जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये, विश्व का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला भी है। ईश्वरी प्रसाद ने इसको रुक्ष क्षेत्र कहा है और जनघनत्व इसका सबसे कम है। जिले कितने आते हैं? 16 जिले आते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, ब्यावर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है। रेगिस्तान का मार्च किसको कहते हैं? रेगिस्तान का निरंतर बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है और ये जैसलमेर का नाचना गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। ढाल इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, इधर है। युवा मरुस्थल बोले जाता है। ठीक है। भारतीय इसकी विशेषताएं आती तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ऋतु चक्र को नियमित करता है, मानसून को आकर्षित करता है, रेतीली बलुई एंटी सोल है। हम पढ़े हैं पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान हमारा एंटी है तो मिट्टी कैसी होगी? एंटी सोल होगी। प्रमुख नदी कौन सी है? रेगिस्तान की सबसे प्रमुख नदी सिर्फ लूनी है, वही गिरती है यहाँ पर आके, यहाँ से निकलेगी और यहाँ गिरेगी अजमेर से। ठीक है। तो एक ही नदी हो गई बस, लूनी। और मरुद्भिद तरह की वनस्पति होती है, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। लोएस का मैदान, पवनों से जो मैदान बन जाता है, पवन उड़ के जो मैदान बनाती है उसको लोएस का मैदान कहते हैं। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है, भारत पाकिस्तान को अलग करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 101%। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क अर्धशुष्क। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली। कौन सी वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीली मैदान को सीमा निर्धारित करती है? 40 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं था जब 40 किया था। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इम्पोर्टेंट है, ये तो शायद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वर्गीकरण है शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क 4 है, घग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्चभूमि और लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी बोला जाता है। शुष्क रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। जो मुक्त प्रदेश 41.50 सेंटीमीटर 50% है और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है जो मरुस्थलीकरण है उसका 58.50% है। इसको आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के आंकल में है, याद रखें। मरुस्थल के प्रकार हिमवादा, पथरीली व चट्टानी मरुस्थल होता है। इर्ग अर्घ संपूर्ण मरुस्थल महामरुस्थल को बोला जाता है। रेग मिश्रित मरुस्थल होता है। कंकड़ पत्थर मिट्टी एग्जाम में आया हुआ है मिलान में, ये ध्यान रखना। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में अनुदैर्ध्य रेखीय और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य को रेखीय भी बोलते हैं। रेखीय मतलब सीधी चलती है ये। पवनानुवर्ती है तो मतलब पवन के समान चलती है, जैसे पवन चलती है उधर ही चलते हैं ये, वैसे ही बनते हैं मतलब बालुका स्तूप। ये पवनों की दिशा के समकोण पे बनते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, चूरू में ये बनते हैं पवन की दिशा के समानांतर। सीप वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। और अनुप्रस्थ के उदाहरण है बरखान, तारा, पैराबोलिक, सब्र, काफिज, यार्डन नेटवर्क।
बरखान सबसे नुकसानदायी होता है, सबसे गतिशील रेगिस्तान का विस्तार करता है। इसमें गर्दजन बनते हैं, उनको थली कहते हैं। भालेरी चूरू में ये बरखान सबसे ज़्यादा फेमस है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी बरखान है। अर्धचंद्राकार आकार होता है। तारा स्टार बना हुआ है। जैसलमेर का मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर का सूरतगढ़ तारा के लिए फेमस है। मोहन की सूरत स्टार जैसी है। पैराबोलिक हेयर पिन की आकृति है, बाल है तो हेयर पिन आ जाएगी। बरखान के ठीक विपरीत और संपूर्ण। अब ये तो आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा पैराबोलिक बालों का स्तूप किसकी आकृति किस जैसी है, हेयर पिन की जैसी, या फिर ऐसे पूछ लेगा हेयर पिन की आकृति कौन से बालों का स्तूप की है, पैराबोलिक बालों का स्तूप की। सब्र काफ़ी ये तो नहीं पूछता, यहाँ रडनमी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लहरदार आकृति का होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में होता है। नेटवर्क लगातार बनते रहते हैं। बालों को स्तूप मुक्त प्रदेश हम्मादा है। जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर, फलौदी और बालोतरा, बाड़मेर ये बीच का क्षेत्र है। ये हम्मादा पथरीली चट्टानी प्रदेश है। बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश है। पलाया झील है, दोनों तरफ बालू का स्तूप है, बीच में खड्डा पड़ जाता है, बारिश का पानी आता है, वर्षा जल भर जाता है, इसको पलाया झील बोलते हैं। जब झील थोड़ी सी सूख जाती है, दलदली हो जाती है तो रन बोलेंगे। जब रन बिल्कुल सूख जाता है तो उसको जब मैदान बन जाता है तो ये बोलेंगे, और उसमें जब खेती करने लग जाएंगे तो खड़ीन बोलेंगे। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पे खेती की जाती है, खड़ीन में। जैसलमेर में फेमस है। मावट भूमध्य सागरीय पश्चिम में विक्षोभ, ऋतु चक्र में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। मावट चक्रवात है। लू स्थानीय भाषा में लू पवन को बोला जाता है। भगुलिया वायु का चक्रवात है और पूर्वाई मानसूनी पवन है। लाठी सीरीज सेवण घास का मैदान को लाठी सीरीज बोला जाता है। भूगर्भीय जलपट्टी है, याद रखना है, भूगर्भीय जलपट्टी है। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य चलती है ये। धार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज है। सेवण घास खाने को गोडावन यहाँ पर आते हैं। इम्पोर्टेंट एक प्रश्न आता है यहाँ से। लाठी सीरीज को थार का नकली स्थान भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल के घास हो गई सेवण, धामण, करड़, अंजन, सोंगणी। अब अर्धशुष्क हो गए घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लोनी बेसिन, गौड़वाड़ प्रदेश। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान, इसको पाट भी कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसको हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, पाट भी कहते हैं और बग्गी क्षेत्र भी कहते हैं। शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन उत्तरी भाग बांगर प्रदेश कहलाता है। तोरावटी किसको बोलेंगे, शेखावटी में आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली। इस आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। जोहड़ कच्चे कुएं जिनको शेखावटी में जोहड़ बोलते हैं। नाड़ा, ये मुझे कंफर्म नहीं है नाड़ा है कि नाका है, क्या है देख लेना आप। पक्के कुएं होते हैं, शायद नाड़ा ही है। सर छोटे तालाब होते हैं, ये शेखावटी में बोला जाता है। नागौरी उच्च भूमि इम्पोर्टेंट है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें से आएगा, या तो यही पूछ लेगा। ऊंचाई क्या है, 300 से 500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है। मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव का क्षेत्र, 3 श्रेणी है इसकी, चौथी और दे देगा ऑप्शन में। मांगलूर श्रेणी जिप्सम जमाव क्षेत्र और जायल श्रेणी फ्लोराइड जमाव क्षेत्र है। कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, हॉच बेल्ट, नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, हॉच बेल्ट कहा जाता है, नागौर से अजमेर के मध्य। गौड़वाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन, पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी बालोतरा, जालोर, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं। 56 की पहाड़ियाँ, शिवाना से बालोतरा के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियों को कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर कहलाता है, जैन धर्म को समर्पित है ये। पीपलूद, हल्देश्वर महादेव है, पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है और राजस्थान का ये लघु माउंट आबू कहलाता है। रेल या रेला लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल कहा जाता है, ये जालोर में रेल कहा जाता है। नेड़ा, लूनी नदी में अधिक पानी आने पर खेतों में पानी पहुँचाना जल संरक्षण की विधि है, इसको नेहड़ा कहा जाता है। ग्रेनाइट पर्वत जालोर में है। डोरा पर्वत जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वेरी मोस्ट है। ये हमारा हो गया राजस्थान के मरुस्थल, पहला पार्ट हो गया। आगे देखेंगे, 2 होंगे तो 2 करवाएंगे आगे। और आप बस क्वेश्चन आंसर करना है इसको पढ़ने के बाद में, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, स्किप मत करना, क्योंकि फिर अगर आप पढ़ाई में 1% भी सीरियस है ना तो एक एक चीज़ को ढंग से याद करना, क्योंकि मुझे पता है
3-3.5 घंटे लगे हैं मुझे, 4 मान लो आप। 4 घंटे में मैंने इतना सा मैटर तैयार किया है, क्योंकि 2-3 किताबों को आप कंसल्ट करते हैं, उसमें से आपको लगता है कि यही सिर्फ एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं कहाँ से पूछे जा रहे हैं, फिर आपको बना बनाया मैटर मिल रहा है। और अगर आप इसको भी स्किप कर करके देखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं। आप देखना क्वेश्चन आंसर आपके पास जो भी बुक है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। पलाया झील राजस्थान किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? थार के मरुस्थल में। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। सीप, अब देखिए आ गया सीप है, ये सीप एक है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पढ़े हैं अभी अपन। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान, धोराउड़ नहीं है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मुक्त पूछ रहा है तो फलोदी पोखरण हो गया। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है? जैसलमेर के आंकल में है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का भाग है? तो लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश कहलाता है। बांगड़ प्रदेश शेखावाटी अंचल को कहते हैं। अभी अपन पढ़े हैं बांगड़ प्रदेश। ये प्रश्न थे और भी बहुत सारे हैं, आप करना, आपसे सारे हो जाएंगे। मैंने पूरी मेहनत की है, आप भी अपना 100% देना। और आगे अपन लगातार क्लासें आएंगी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से बाकी सेकंड थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। लेकिन मेरा पूरा उद्देश्य है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी और हिस्ट्री भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।